हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आपका दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FST 16। लास्ट टाइम मैंने FST 9 के बारे में डिस्कस किया था, अभी ये FST 16 है। तो FST 16 में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 90 क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो देख के आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले, वीडियो को वॉच करने से पहले, राइट, आप सभी के हाथ में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक नोटबुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन पेपर हाथ में होना बहुत ही कंपलसरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नंबर ऑफ पोडोमेयर्स इन ए लेग ऑफ कॉकरोच इज। कॉकरोच की लेग जो होती है उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। कॉकरोच की लेग में सबसे पहला सेगमेंट होता है कॉक्सा, दूसरा टोरकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टिबिया एंड पांचवा टार्सस। तो टोटल जो मेन सेगमेंट्स होते हैं कॉकरोच की लेग में वो 5 होते हैं। पहला कॉक्सा, उसके बाद टोरकेंटर, फीमर, उसके बाद टिबिया और लास्ट में आता है टार्सस। तो इसने पोडोमियर पूछा है। पोडोमियर जो होते हैं ये 5 सब सेगमेंट्स होते हैं। किसके? टार्सस के। तो पोडोमियर टार्सस में आता है। टार्सस में 5 सब सेगमेंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि वो सब सेगमेंट्स ऑफ लेग है। टार्सस में 5 सेगमेंट्स होते हैं। तो टोटल 5 सेगमेंट होते हैं टार्सस में, जिनको आप पोडोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सस के सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? पोडोमियर कहते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो 5 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द टिश्यू सिस्टम फाउंड इन प्लांट्स। ये जो क्वेश्चन है ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ 11th क्लास। तो 11th क्लास का जो चैप्टर 5 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसने टिश्यू सिस्टम दिए हैं और टिश्यू सिस्टम को आप मैच करना है कि एग्जैक्टली वो टिश्यू सिस्टम किससे मैच करता है या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ट्राइकॉम्स होते हैं। उसके बाद बी देखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो मैचिंग हो रही है वो ऑप्शन नंबर 3 में हो रही है। ट्राइकॉम्स इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ट्राइकॉम्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्टेम के सरफेस पे होते हैं। हाइपोडर्मिस भी स्टेम में होती है, एक लेयर होती है। इज दैट क्लियर? एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस होती है। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आता है। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा बाकी सारे ऑप्शन इन टिश्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। तो 3 विल बी द आंसर। इसके बाद हाउ मैनी आर एसोसिएटेड विद एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर। जैसे कि आपको पता है कि वाटर की जो मूवमेंट होती है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, राइट, जो कि 11th क्लास का एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन के 2 तरीके होते हैं, एक सिम्प्लास्ट पाथवे और एक एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है कंप्लीटली डेड पाथवे होता है, वहाँ यानी कि वो साइटोप्लाज्म से या प्रोटोप्लाज्म से वाटर पास नहीं होता। सिम्प्लास्ट जो होता है वो एक लिविंग पाथवे है। सिम्प्लास्ट में जो है प्लाज्मोडेस्मेटा और प्रोटोप्लाज्म से वाटर मूव अक्रॉस करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एपोप्लास्ट पूरा डेड है। तो एपोप्लास्ट डेड है, तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैच कीजिए कौन कौन से होंगे। थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल इज डेड, राइट। तो सेल वॉल से भी एपोप्लास्ट में वाटर मूवमेंट करता है। इंटरसेलुलर स्पेस से भी एपोप्लास्ट में वाटर मूवमेंट करता है। प्लाज्मोडेस्मेटा से भी एपोप्लास्ट में वाटर मूव, सॉरी, प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं करता, सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है। यहाँ पे एपोप्लास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं आएगा। इसके बाद डी थ्रू जाइलम, उसके बाद एट द एंड जाइलम में वाटर एंटर करता है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। सी ऑप्शन विल नॉट बी करेक्ट। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 94, स्पोरोफाइट ऑफ फुनेरिया इज। फुनेरिया का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट फुनेरिया किस में आता है? ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में। और स्पोरोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट्स प्लांट में और फुनेरिया में, वो डिफरेंशिएट होता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल। सो द आंसर विल बी 3। तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल में जो है वो डिफरेंशिएट होता है। तो 94 का 3rd आंसर आएगा। 3rd विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 94। जो फुनेरिया है उसका स्पोरोफाइट फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 95 में मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट लीव्स। डाइकोट लीफ में मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में मॉडिफाइड होता है, लेकिन मोनोकोट में ऐसा नहीं होता। ये भी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर से लिया है। एनसीईआरटी में डायग्राम में भी ये मेंशन है, तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा। डोर्सोवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीफ, दो टाइप की लीफ दी है। डोर्सोवेंट्रल किसको कहते हैं? डाइकोट लीफ को। आइसोबाइलेटरल किसको कहते हैं? मोनोकोट लीफ को। तो जो डोर्सोवेंट्रल लीफ है यानी कि जो डाइकोट लीफ है, उस डाइकोट लीफ में मेसोफिल जो टिश्यू होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है पैलिसेड में एंड स्पॉन्जी टिश्यू में। होप यू गॉट इट। इज दैट क्लियर? सो द आंसर विल बी फोर्थ। फोर्थ इज डाइकोट लीव्स। तो डाइकोट लीव इज given in option, so the answer will be the fourth. क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सेलेक्ट करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच करना है, तो करेक्ट मैच यहाँ पे देखिए, तो सेलेक्ट जो करेक्ट मैच है वो है आपका 96 का फर्स्ट, बाकी करेक्ट मैच नहीं है। फर्स्ट क्या है? जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जूलियस वॉन सैक ने क्या किया था? जूलियस वॉन सैक ने प्लांट में ग्रीन कलर की सब्सटेंस को डिस्कवर किया था जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। बाद में इस ग्रीन कलर के सब्सटेंस को क्या कहा गया? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर के सब्सटेंस को ऑब्जर्व किया पहली बार जूलियस वॉन सैक ने और बताया कि यही ग्रीन कलर का सब्सटेंस ग्लूकोज बनाता है। लेटर दिस ग्रीन कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 96 का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में मैचिंग करनी है। ये जितने भी आपके कॉलम ए कॉलम 2 से मैच कर रहे हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपका नियोपिलीना, पाइला, डेंटेलियम एंड डोरिस, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का। मोलस्का एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं इसको। आर यू गेटिंग और नॉट? तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। मोलस्का के सारे एग्जांपल दिए हैं। नियोपिलीना, नियोपिलीना को आप लिविंग फॉसिल कहते हैं। नियोपिलीना में लिविंग फॉसिल होते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है हमारा? लिविंग फॉसिल का मतलब जिसमें कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसे आप लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो नियोपिलीना में प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो नियोपिलीना को आप लिविंग फॉसिल से मैच कीजिए। पाइला को आप एप्पल स्नेल भी कहते हैं, तो पाइला को आप एप्पल स्नेल से मैच कीजिए। डेंटेलियम को एलिफेंट टस्क कहा जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिए हुए हैं। Is that clear to all of you? If you read the examples very seriously, very carefully of the NCERT book, right, you will get all the answer definitely. Is that clear? तो NCERT में सारे examples mention हैं। उसके बाद डोरिस का जो दूसरा नाम होता है उसको सी लेमन भी कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं ये एक्यूरेट जो बैठ रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 में बैठ रहे हैं। तो 97, राइट, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 97 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वर्टेब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट। नोटोकॉर्ड रिप्लेस होकर वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नोटोकॉर्ड से वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखना। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करने के बाद वर्टेब्रल कॉलम बनता है, तो वर्टेब्रल कॉलम रिप्लेस द नोटोकॉर्ड, राइट। वर्टेब्रल कॉलम किसका करेक्टर है? वर्टेब्रल कॉलम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा एक एनिमल का डिवीजन है, एक एनिमल का ग्रुप है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट? स्टिंग सेल, नाइडोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा। तो नाइडोब्लास्ट जो नाइडेरिया जो टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है नाइडोब्लास्ट से। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरिया। नाइडोब्लास्ट सेल जो है ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है नाइडेरिया का। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाइडोब्लास्ट सेल सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन नाइडेरिया। नाइडोब्लास्ट सेल जो होती है वो ओनली प्रेजेंट इन नाइडेरिया। नाइडोब्लास्ट को सेल को आप क्या कहते हैं? स्टिंग सेल भी कहते हैं। तो नाइडोब्लास्ट सेल का जो काम होता है वो एनकरेज होता है, डिफेंस होता है, राइट, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ऑफेंस, डिफेंस एंड एनकरेज, ये तीनों फंक्शन होते हैं किसके? नाइडोब्लास्ट सेल के। तो एनकरेज इज करेक्ट, डिफेंस इज करेक्ट, कैप्चर ऑफ प्रे इज करेक्ट, बट द रिप्रोडक्शन इज नॉट करेक्ट। रिप्रोडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल का फंक्शन रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो रिप्रोडक्शन विल बी दी इनकरेक्ट आंसर। ये बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है रिप्रोडक्शन, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट मतलब रिप्रोडक्शन, सो द आंसर विल बी दी रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी राइट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, साउंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मिडल ईयर टू इंटरनल ईयर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्टेप्स। आपने पढ़ा होगा ईयर का डायग्राम, राइट, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ईयर का डायग्राम। तो उसमें जो अरेंजमेंट होता है इनकस, मैलियस एंड स्टेप्स, राइट। जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं उसमें 3 बोन्स होती है, सबसे पहले इनकस, उसके बाद मैलियस, फिर
लास्ट में स्टेप्स, और स्टेप्स में वाइब्रेशन की वजह से सीधा साउंड जो है वो प्रोपेगेट होता है इंटरनल ईयर में। तो वाइब्रेशन ऑफ स्टेप्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, विच इज करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है ये आपको बताना है। इन्यूलिन मैच करता है फ्रुक्टोज से, एग्जैक्टली दिस इज राइट। इन्यूलिन जो है वो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद सेलुलोज ग्लूकोज से मैच करता है। ग्लूकोज का मोनोमर, ग्लूकोज किसका मोनोमर है? सेलुलोज का। ग्लाइकोजन का मोनोमर भी ग्लूकोज ही है, तो ऑप्शन मोर देन 1, यानी कि यहाँ पे आंसर नंबर 4 आएगा आपका। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर नंबर 4, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, काला एजर इज कोज्ड एंड स्प्रेडेड बाय। काला अजर एक प्रोटोजोन से इन्फेक्शन है, प्रोटोजोन की वजह से ये बीमारी होती है, और उस प्रोटोजोन का नाम है लेशमेनिया डोनोवनी। लेशमेनिया डोनोवनी इज द नेम ऑफ दैट प्रोटोजोन जिसकी वजह से काला अजर की बीमारी होती है, और ये जो स्प्रेड होता है ये सैंड फ्लाई की वजह से स्प्रेड होता है। एक ऑप्शन में यहाँ पे सेसे फ्लाई, TSE को आप से बोलते हैं, सेसे फ्लाई भी दिया है। सेसे फ्लाई की वजह से क्या ट्रांसमिट होता है? स्लीपिंग सिकनेस ट्रांसमिट होती है। तो सैंड फ्लाई की वजह से फ्लीबोटोमस भी बोलते हैं इसको, सैंड फ्लाई को फ्लीबोटोमस भी बोला जाता है, और सैंड फ्लाई की वजह से लेशमेनिया डोनोवनी एक ये जो प्रोटोजोन्स है ये स्प्रेड करता है। काला अजर उसकी वजह से एक फीवर होता है, ये काला अजर को दमदम फीवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 का सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको 103 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो इनर्वेट होती है, इनर्वेटेड बाय फेशियल नर्व। तो सलाइवरी ग्लैंड यानी कि ए को आप फेशियल नर्व से मैच कीजिए। इसके बाद बी डेंटिस्ट नर्व को आप ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, डेंटिस्ट नर्व को आप ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। तो बी को आप 1 से मैच कीजिए, ट्राइजेमिनल से। थिनेस्ट क्रैनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व इज द थिनेस्ट क्रैनियल नर्व। ट्रोक्लियर नर्व को आप थिनेस्ट क्रैनियल नर्व कहते हैं। तो यहाँ पे सी को आप 4 से मैच कीजिए। एडिंगर वेस्टपल न्यूक्लियस से ओकुलोमोटर नर्व अराइज होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जहाँ से ओकुलोमोटर नर्व अराइज होती है। सो डी को आप सेकंड ऑप्शन से मैच कीजिए। तो आपके ये सारे ऑप्शन जो करेक्टली मैच हो रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 4 में हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 103 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, ठीक है। 103 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर इन सुटेबल टर्म्स गिवन इन ऑप्शन। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट के हिसाब से इनको आपको सुटेबल टर्म्स देना है, राइट। इनके लिए आपको सुटेबल टर्म्स बताने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। इज दैट क्लियर? फ्लावरिंग जो प्रमोट होती है लो टेम्परेचर की वजह से, दैट इज कॉल्ड वर्नेलाइजेशन। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इंड्यूसिंग। हार्मोन जो होता है, इज दैट क्लियर, वो फ्लावर को इंड्यूस करता है। फ्लोरिजन एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूजन करता है। तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है, इसे आप फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट के लिए जो आपका टर्म आएगा फोटोपीरियडिज्म आता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सी द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन इन इनएक्टिव स्टेट। अगर एम्ब्रियो की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो दैट कंडीशन वी कॉल डोरमेंसी। सीड में डोरमेंसी हो गई है अगर एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट के लिए डोरमेंसी आएगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर बिटवीन टिश्यूज के बीच में प्लांट में जो सेपरेशन लेयर होती है उनको आप एब्सीजन लेयर भी कहते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में एब्सीजन लेयर आएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट एक्यूरेटली सीक्वेंस वाइज जो फिट बैठती हैं वो कौन से ऑप्शन में ठीक है, ये क्वेश्चन कौन से ऑप्शन के साथ फिट बैठती है? ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ फिट बैठती है। तो ये 104 का आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हिसाब से कौन सा मैच यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठता है? एल्केलॉइड। यहाँ पे सेकंड ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट मैच। बाकी ऑप्शन जो है वो कुछ करेक्ट हैं कुछ इनकरेक्ट है, मतलब पूरी तरीके से करेक्टली मैच नहीं होते। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। कॉडिन जो है ये एल्केलॉइड होता है, रिसिन जो है टॉक्सिन होता है, ड्रग जो होता है कुरकुमिन इज द ड्रग, राइट। ये तीनों ऑप्शन जो है आपके जो है ऑप्शन नंबर 2 के साथ एक्यूरेट है। तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, व्हाट इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट।
ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किसको आप वार्बर्स इफेक्ट बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में लो रेट ऑफ प्रोसेस ड्यू टू हाई ऑटो सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है। इफ ऑक्सीजन सप्लाई विल बी मोर तो फोटोसिंथेसिस रेट विल बी डिक्लाइन, दैट यू कॉल्ड वार्बर्स इफेक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 106 में आंसर विल बी 1। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आएगी 107 में ऑप्शन नंबर 2। गिवन फिगर शोज ए क्रोमोसोम विद 2 काइनेटोकोर ऑन सरफेस ऑफ इट। राइट, क्रोमोसोम्स में 2 काइनेटोकोर होती है, सेंट्रोमियर 1 होता है लेकिन काइनेटोकोर जो होती है वो 2 होती है। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 में यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको ये बैक्टीरिया की डिफरेंट बैक्टीरिया की शेप दी हुई है और उस शेप के हिसाब से उनके जो नॉमेनक्लेचर है, उनका जो नाम है वो दिया हुआ है। तो पहला डायग्राम देखिए, ए में जो आपको स्फेरिकल शेप नजर आ रहे हैं इनको कोकी कहते हैं। बी में आपको रोड लाइक नजर आ रहे हैं, इनको आप बेसिली कहते हैं। सी में आपको जो है स्पाइरल शेप नजर आ रहे हैं तो स्पाइरिला हो गया, और डी में आपको कोमा शेप नजर आ रहे हैं तो विब्रियो हो गया। इज दैट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 108। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 109 में जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, पहले मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भी आई विल फिल इट। इज दैट क्लियर? सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल बट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिल कीजिए। एंड सप्लाइज एयर टू दी रूट, और रूट को एयर भी सप्लाई करती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं और रूट सॉइल की अपर मोस्ट लेयर में एयर भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, जो कि रूट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आएगा वो आएगा 2, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एयर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बोथ फिल इन द ब्लैंक्स। इज दैट क्लियर? 109 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, यहाँ पे ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। ठीक है, जीएफआर रेट जब भी घटता है तो जेजी सेल्स एक्टिव हो जाती है, और जेजी सेल्स एक्टिव होने की वजह से रेनिन निकलता है। फिर वो रास मैकेनिज्म वहाँ पे डेवलप होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको आप बोलते हो। रास मैकेनिज्म की वजह से वो डिक्लाइनिंग जो जीएफआर रेट डिक्रीज हो रहा था वो नॉर्मल हो जाता है, वो बढ़ जाता है, इंक्रीज जीएफआर। Is that clear to all of you? So the correct answer will be the third in question number 110. क्वेश्चन नंबर 111 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 में भी क्रोमोसोम का डायग्राम दिया है और आपको एक्यूरेटली मैच करना है। क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड होते हैं 2। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैं बोल रहा हूँ एक्यूरेट चीज आपको मैच करना है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन सेट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है यहाँ पे 2 होते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पे 1 होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम में 1 ही होता है। नंबर ऑफ काइनेटोकोर 2 होती हैं तो 2। नंबर ऑफ टीलोमियर मींस टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रोमेटिड जो होते हैं, एक क्रोमेटिड के 2 टर्मिनल एंड है, तो 2 क्रोमेटिड के कितने टर्मिनल एंड हो गए? 4 टर्मिनल एंड हो गए, और वहाँ पे उस टर्मिनल एंड में टीलोमेरिक सीक्वेंस होती है। टीलोमेरिक सीक्वेंस जहाँ पे डीएनए रिपीटेड होता है, रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के, तो टीलोमेयर यहाँ पे 4 होंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 4th। तो द 111 में करेक्ट आंसर आएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इट इज। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है। राइट, इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये टाइटली अटैच होता है, इज दैट क्लियर, एंजाइम के साथ। जब ये टाइटली अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, उसके बाद एंजाइम एक्टिव होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जो कि टाइटली अटैच होता है। दिस इज ऑर्गेनिक पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फिर उस हिसाब से आप, इसमें ऑप्शन आएगा 2, टाइटली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल इज हीम, राइट, विच इज गिवन इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर। राइट, एंजाइम सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ दिया हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? को-फैक्टर्स को एंजाइम ये सब वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आता है। एग्जांपल इज हीम, और हीम किसके लिए होता है? ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? पैरोक्सीडेज एंड कैटालेज। राइट, पैरोक्सीडेज एंड कैटालेज 2 एंजाइम को हीम एक्टिवेट करता है, और ये क्या है? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिक पार्ट है एंजाइम का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 में कॉल्किसिन या कुछ लोग कॉल्किकाइन भी बोलते हैं इसको, कॉल्किसिन प्रिवेंट द माइटोसिस ऑफ सेल, राइट, एट मेटाफेज स्टेज। जो कॉल्किसिन एक केमिकल सब्सटेंस है, ये एक माइटोटिक पॉइजन की तरह एक्ट करता है
इज दैट क्लियर? कॉल्किसिन का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेंगे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और अगर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को मेटाफेजिक प्लेट पे यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई नहीं करा पाएगा। आपको मेटाफेज का करेक्टर पता होगा। मेटाफेज के करेक्टर में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेन। इज दैट क्लियर? क्रोमोसोम जो है मेटाफेजिक प्लेट बनाता है, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर। लेकिन स्पिंडल फाइबर को कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो कॉल्किसिन है ये माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को रोक देता है। तो स्पिंडल फाइबर सी नहीं बनेंगे तो मेटाफेज जनरली इफेक्ट होगी। ऐसे केस में पॉलीप्लोइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है, क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉल्किसिन की वजह से पॉलीप्लोइडी कंडीशन डेवलप होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 राइट 114 देखिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रॉड इन द आई? हमारी आंखों में दो टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, एक रॉड और दूसरा कॉन। कॉन जो है ब्राइट लाइट में काम करती हैं यानी कि डे लाइट में काम करती हैं, और जो रॉड जो होती है वो आपकी डिम लाइट में काम करती है। सो द आंसर विल बी दी थर्ड यानी कि विजन इन डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या आएगा? विजन इन डिम लाइट। डिम लाइट में जो विजन है उसको आपकी कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल्स विच इज प्रेजेंट इन योर रेटिना ऑब्जर्व कराती है? तो विजन इन डिम लाइट कराती है रॉड सेल। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर विल बी दी थर्ड। कोकोनट मिल्क कंटेन, वैसे तो कोकोनट मिल्क में ऑक्सिन भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है। कोकोनट मिल्क एक्चुअल में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है एंड दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हार्मोन। बट ए मेजोरिटी ऑफ हार्मोन जो यहाँ पे अगर आपको ये यहाँ पे ऑक्सिन भी दिया हुआ है, साइटोकाइनिन भी दिया हुआ है, जिब्रेलिन भी दिया हुआ है, ये तीनों ही एक तरीके से करेक्ट आंसर है जो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस, बट कोकोनट में सबसे ज्यादा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी द साइटोकाइनिन, क्योंकि कोकोनट इज द रिच सोर्स ऑफ द साइटोकाइनिन। कोकोनट वाटर इज द रिच सोर्स ऑफ द साइटोकाइनिन, और यह कोकोनट मिल्क यहाँ पे लिखा है, कोकोनट मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन आर एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं, जो कि फीडबैक इनहिबिशन में इन्वॉल्व होता है। द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन दैट यू कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम। ये फीडबैक इनहिबिशन का एक मैकेनिज्म होता है और इसमें एलोस्टेरिक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टिपिकल साइज। इनके साइज के हिसाब से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो साइज के हिसाब से देखो, इसमें सबसे बड़ा है आरबीसी, उससे छोटा क्या है यहाँ पे बैक्टीरिया, और उससे छोटा क्या होगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, और सबसे छोटा क्या होगा वायरस। तो यू कैन अरेंज इट एंड आंसर विल बी दी 1। देख लीजिएगा आप, मैंने बता दिया आपको सीक्वेंस, सबसे बड़ा आरबीसी, उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा उससे छोटा, और उससे छोटा क्या आएगा यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से छोटा आएगा वायरस। तो आप इस सीक्वेंस को सेट कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को अगर आप सेट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 117 में 1 ऑप्शन विल बी कम। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू, राइट? डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिसिटी होती है, द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की सीक्वेंस पे डिपेंड करती है स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन। सो द आंसर विल बी दी 2। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, 119 में आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, देखिए, ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू। बिल्कुल गलत है ये, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, अदर एंडोक्राइन टिश्यू नहीं निकालते हैं। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी देखिए, हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग इन एलर्जी इज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन निकलता है और जिससे कोई भी एलर्जी नहीं होती। दिस इज इनकरेक्ट, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्लूकोज होमोस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन बाय इंसुलिन ओनली इंसुलिन नहीं करता। इंसुलिन ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प तो करता है, लेकिन ओनली इंसुलिन नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लूकेगॉन एक दूसरा हार्मोन होता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन निकलता है। तो दोनों हार्मोन मिलके ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। और ये दोनों हार्मोन कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से, जिसको आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंसुलिन खाली ग्लूकोज होमोस्टेसिस को मेंटेन नहीं करता है। दूसरा हार्मोन जिसको आप ग्लूकेगॉन कहते हैं वो भी इंसुलिन को मेंटेन कर, ग्लूकोज के होमोस्टेसिस को, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर ANF हेल्प इन डिक्रीजिंग इन BP। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ANF रिलीज होता है एट्रिया ऑफ हार्ट से।
हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ANF हार्ट के एट्रिया से जब रिलीज होगा ANF, तो इसका काम क्या होता है, ये वासोडाइलेशन का काम करता है और वासोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फोर्थ, यानी कि D इज ट्रू, B एंड A इज फॉल्स, इवन C भी फॉल्स है, राइट, बट दैट इज नॉट गिवन इन ऑप्शन लाइक दिस। Is that clear to all of you? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, one of the constituent of the pancreatic juice which poured into the duodenum in human is, so the answer will be trypsinogen, right? trypsinogen पैनक्रियास से निकलता है और कहाँ निकलता है, जहाँ कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंट्रोकाइनेस जो है ये इंटेस्टिनल एंजाइम है, राइट। काइमोट्रिप्सिन ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है लेकिन काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है, तो काइमोट्रिप्सिन इज रॉन्ग आंसर। अगर यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजन होता तो शायद ये भी हो जाता, इज दैट क्लियर आंसर में, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन है। ट्रिप्सिन जो है ये एक एक्टिव एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, तो यानी कि ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म इस ट्रिप्सिनोजन में निकलता है, वो ट्रिप्सिन की फॉर्म में नहीं निकलता है। तो ट्रिप्सिनोजन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 120। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 121, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी, ये एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें से बताना आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट है। एसिडिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एसिडिया किस में आता है भाई, एसिडिया आता है आपका यूरोकोर्डेटा में। किस में आता है, यूरोकोर्डेटा में एसिडिया आता है और एसिडिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए उन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। किडनीज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन यूरिया रिमूवल, इज दैट क्लियर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। किडनी का काम होता है यूरिया को रिमूव करना, यूरिया बनाना किडनी का काम नहीं होता। यूरिया बनता लीवर में है लेकिन रिमूव कौन करती है, किडनी है। ये एक्यूरेट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। बिल्कुल सही है। इनिशियल फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू ब्लड के, हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। दिस इज दी ऑस्मोलैरिटी ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पे हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, लेकिन यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। इज दैट क्लियर। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, यानी कि हमारा यूरिन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। रीनल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 1200 और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 400। तो मैंने फिर से इसको गलत बोल दिया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 1200 और रीनल फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, लगभग 300 होती है, सॉरी मैंने 400 बोला यहाँ पे, तो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गई। इज दैट क्लियर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। यस, यूरिया कुछ स्मॉल अमाउंट में यूरिया किडनी के अंदर भी प्रेजेंट रहता है जिससे कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके किडनी के अंदर भी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है, सो द ऑप्शन विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 123 में यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हैं, एनसीईआरटी से उठा लिए गए हैं डायग्राम। आप देखना, ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है 11th क्लास का, मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उससे ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जो पहले आप डायग्राम देख रहे हैं वो कोलन काइमा का है, बी जो डायग्राम है वो स्क्लेरिड्स का है, सी जो डायग्राम है ट्रैकिड्स का है और जो डी डायग्राम है वो वेसल्स का है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, लिग्निन डिपोजिशन इज फाउंड इन स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स में लिग्निन डिपोजिशन होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लिग्निन डिपोजिशन किसमें होता है, स्क्लेरिड एंड फाइबर्स में। इज दैट क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, ड्यूरिंग डिपोलाइजेशन ऑफ नर्व, इसका थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट। डिपोलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वीजीसी का मतलब है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ होता है। इज दैट क्लियर। क्योंकि डिपोलाइजेशन के टाइम पे सिर्फ सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। डिपोलाइजेशन मतलब जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। इज दैट क्लियर। तो एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे यानी कि डिपोलाइजेशन के टाइम पे सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप भी काम नहीं करता है डिपोलाइजेशन के टाइम पे। सोडियम पोटेशियम पंप रिपोलराइजेशन के टाइम पे काम करता है या पोलराइजेशन के टाइम पे काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए भाई प्लीज। क्वेश्चन नंबर 126, फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, राइट।
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, बाकी आप क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 4 ये सारे के सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, आप पढ़ के देखिएगा, सारे स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है इसने, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व बट नेवर इन नॉन लिविंग। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ग्रोथ माना कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लाइफ फॉर्म का, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है ग्रोथ, सभी ग्रो करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी इवन एक यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है। बट कुछ नॉन लिविंग, एक्सेप्शनली कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, उनके भी साइज बढ़ते हैं, लाइक सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून्स मतलब रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले इकट्ठे, रेत सैंड पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से सैंड ड्यून्स इकट्ठे हो जाते हैं। ग्लेशियर्स इसका एग्जांपल है, या कोई एक कूड़े का ढेर उसका एग्जांपल है। तो लेकिन वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन होता है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है। तो ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है। बाकी जो स्टेटमेंट नंबर आपका 1, 2 और 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप पढ़ के देखिएगा एनसीईआरटी की लाइन से। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। सो द क्वेश्चन नंबर 126 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द थर्ड, यानी कि थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, colchicine an alkaloid obtained from plant Colchicum autumnale. Colchicum autumnale is used to induce polyploidy in plants। ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया गया है। ये पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है, कैसे इंड्यूस करता है ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि स्प्लिंटर फाइबर्स को नहीं बनने देगा। और ये कौन सी स्टेज को अफेक्ट करता है? मेटाफेज को। इसको दूसरे तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करके, सेम क्वेश्चन पहले भी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को पीछे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें क्या है, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इसने उसका सेंटेंस चेंज कर दिया है। एग्जैक्टली आंसर विल बी द सेम, यानी कि मेटाफेज विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन बोलते हैं पेटिला को। सेस्मोइड बोन किसको कहते हैं? जो कि टेंडन्स के ओसिफिकेशन से बनती है। तो टेंडन्स के ओसिफिकेशन से बनने वाली जो बोन्स है उसके एग्जांपल्स में लाइक सेस्मोइड बोन हो गया, पिसिफॉर्म बोन हो गया। पिसिफॉर्म भी इसमें एग्जांपल में दिया है, लेकिन पिसिफॉर्म इज नॉट द लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन। लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन इज पेटिला, नी बोन जिसको आप बोलते हैं। सो पेटिला विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 129, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है? कैप्सूल। बैक्टीरिया में अगर आप सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इज दैट क्लियर? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8 ऑफ 11th क्लास। इज दैट क्लियर? अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो कैप्सूल एक ऑप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से। ठीक है, तो आंसर विल बी दी थर्ड। 129 का थर्ड विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, विच इज करेक्ट मैच। इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है? तो करेक्ट मैच ऑप्शन 2 देखिए, करेक्ट मैच ऑप्शन 2 है। देखिए ऑप्शन 2 में ATP मतलब टर्जर प्रेशर, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन देखिए, पानी बाहर जाएगा तो टर्जर प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली, अब क्योंकि टर्जर प्रेशर डेवलप होता है पानी की बेस से। सेल में साइटोप्लाज्म में अगर वाटर होगा तो टर्जर प्रेशर डेवलप होगा, लेकिन अगर वाटर बाहर जाएगा तो टर्जर प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। बी स्टेटमेंट देखिए, बी स्टेटमेंट में बैलेंस है वाटर का लेवल, यानी कि बैलेंस जब होता है वाटर का लेवल तो टर्जर प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। सी स्टेटमेंट में देखिए, वाटर अंदर आ रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब वाटर अंदर आता है तो उसमें TP यानी कि इक्वल टू OP हो जाता है, टर्जर प्रेशर इक्वल टू OP। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेप्टाइल्स। इसमें से कौन सा रेप्टाइल्स के लिए करेक्ट है? प्लूरोडोंट टीथ प्रेजेंट, ये बिल्कुल सही है। रेप्टाइल्स में जनरली प्लूरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में थिकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होती है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स है प्लूरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एक्यूरेट स्मेल ऑर्गन्स होते हैं, स्मेल कंफर्म करते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है, बिल्कुल है, सही है, ये 12 पेयर ही होती है। ऑल द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही दिए, तो ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 का फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। टिटैनी क्या है? दिस इज द रैपिड स्पैजम ऑफ मसल्स। मसल्स में रैपिड स्पैजम हो जाता है, इसको आप टिटैनी कहते हैं। तो ए को आप 4th से मैच कीजिए। बी देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है? डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होता है, राइट, वो नहीं बन पाता है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। तो बी को आप 3rd से मैच कीजिए। सी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को आप इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को आप आर्थराइटिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को आर्थराइटिस बोलते हैं। तो सी को आप सेकंड से मैच कीजिए। लास्ट देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, बिल्कुल सही है। माइस्थेनिया ग्रेविस में स्केलेटल मसल्स पैरालाइज कर जाती है क्योंकि स्केलेटल मसल्स को न्यूरल सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर होते हैं वो डैमेज होते हैं। डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा, मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा। तो डी को आप फर्स्ट से मैच कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। इन मैचिंग के बाद आप देखिएगा करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट ये सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। 133 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, इन्फेक्शन में बी मोर प्रिवेलेंट इन एल्डरली बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इम्यून फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज आउटपुट फ्रॉम दी थाइमस ग्लैंड। देखिए क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जो होती है इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थाइमस ग्लैंड जो है इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका थाइमस रिड्यूस हो जाता है। मिडल एज आते आते थाइमस बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। अगर मिडल एज आते आते यू नो इफ द थाइमस विल डिसअपियर एट द मिडल एज, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एजिंग। किसी भी पर्सन में एजिंग थाइमस के रिड्यूस होने की वजह से होती है, डिसअपियर होने की वजह से होती है। थाइमस का काम क्या होता है, थाइमस थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। और वो जो थाइमोसिन हार्मोन है वो क्या काम करता है, थाइमोसिन हार्मोन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट सेल्स के मैच्योरेशन में थाइमोसिन हार्मोन हेल्प करता है। अगर यहाँ पे टी थाइमोसिन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे टी लिम्फोसाइट सेल्स का मैच्योरेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है एल्डर एज में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो द थाइमस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 134 में थाइमस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वल डिवीजन। राइट, इक्वल डिवीजन का सिग्निफिकेंस रिप्लेसमेंट। बाकी जो तीनों देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में जो नीचे वाले तीनों ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन पढ़ना, आप तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। लेकिन जो ऊपर वाला ऑप्शन है, डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल, राइट, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो के डिस्टर्बेंस से नहीं होता है। राइट, इक्वेशनल डिवीजन ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इज दैट क्लियर? किसके? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है, दिस इज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, राइट, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू होती है VC अपॉन VC माइनस VN। VC दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेल, VN मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। राइट, एक लार्ज सेल होती है तो लार्ज सेल में मोर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मोर साइटोप्लाज्मिक की वजह से लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है और लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वजह से सेल डिवीजन होता है ड्यू टू लो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होगा तो क्या होगा भाई, सेल डिवीजन होगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर हाई होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की क्वेश्चन नंबर 135। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 136। Now see the question number 136, right? Question number 136, accumulation of urea in blood is called what? अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा? अगर ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है यूरेमिया। ये कंडीशन डेवलप होती है ड्यू टू किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की वजह से क्या होता है, यूरेमिया डेवलप हो जाता है, यानी कि यूरिया जो है किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों ही हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन सिक्रीशन इनका न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एडीएच का काम क्या होता है? एडीएच को आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं और इसका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट द डायूरेसिस कंडीशन इन बॉडी, यानी कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, राइट, ट्रिगर दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी आर सीन इन पर्निशियस एनीमिया।
एक कंडीशन होती है पर्निशियस एनीमिया, जिसमें कि लार्ज और इमेच्योर आरबीसी हो जाती है। ये कंडीशन विटामिन B12 की वजह से होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होगा, विटामिन B12 जो है प्रमोट करता है डीएनए सिंथेसिस को, तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, आरबीसीज का साइज लार्ज हो जाएगा और आरबीसीज इमेच्योर आरबीसीज में लार्ज साइज हो जाता है, और इस कंडीशन का आप पर्निशियस एनीमिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 में ए आंसर विल बी करेक्ट, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, इफ सफिशिएंट आयोडीन इज प्रोवाइडेड टू एक्सोलोटल लार्वा देन व्हाट विल हैपन। इफ सफिशिएंट आयोडीन इज प्रोवाइडेड टू एक्सोलोटल लार्वा देन व्हाट विल हैपन। इसमें पूछा है कि अगर इनसफिशिएंट आयोडीन, मतलब सफिशिएंट आयोडीन नहीं प्रोवाइड की जाती है एक्सोलोटल लार्वा को, तो क्या होगा। देखिए आयोडीन का काम होता है थायरोक्सिन बनाना, एक हार्मोन होता है जिसको आप कहते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की फॉर्मेशन में आयोडीन हेल्प करता है। अगर इनसफिशिएंट आयोडीन होगा तो थायरोक्सिन नहीं बन पाएगा, और अगर थायरोक्सिन नहीं बन पाया तो क्या होगा। थायरोक्सिन का एक मेजर फंक्शन ये भी होता है कि वो मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है, यानी कि लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट कराने का काम थायरोक्सिन करता है। आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी और मेटामॉर्फोसिस प्रमोट नहीं हो पाएगा एक्सोलोटल लार्वा में। इसलिए एक्सोलोटल लार्वा में कभी कभी पैडोजेनेसिस भी देखा जाता है। पैडोजेनेसिस समझते हैं आप लोग क्या होता है। पैडोजेनेसिस का मतलब क्या है कि एक लार्वल स्टेज में कोई अगर ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे अपनी लार्वल स्टेज में, आर यू गेटिंग और नॉट, तो ये जाइंट लार्वा बन जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लार्वल स्टेज में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन की कमी होगी, और थायरोक्सिन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट, मेटामॉर्फोसिस विल बी एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, प्रेजेंस ऑफ रेडुला इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। रेडुला एक रैस्पिंग ऑर्गन है एंड दिस इज प्रेजेंट इन मोलस्का। मोलस्का में रेडुला प्रेजेंट होता है और ये एक रैस्पिंग ऑर्गन है, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए 141 में, फीकल एक्युमुलेशन इन द रेक्टम इनिशिएट्स ए न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इरेगुलर बाउल मूवमेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये भी करेक्ट मूवमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड देखिए, इन डायरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज डिक्रीज, ये भी सही है। डायरिया के केस में फूड का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स ये सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 142 में बोला एट लो लाइट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशन। ठीक है, लो लाइट कंडीशन में कौन से प्लांट जो है हाई CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए हाई CO2 कंडीशन है, यानी कि CO2 कंडीशन सही है लेकिन लाइट कंडीशन नहीं है, तो कोई भी प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ना C3 प्लांट ना C4 प्लांट। तो आंसर आएगा थर्ड, नेदर C3 नॉर C4 प्लांट। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स बाइंड्स विद। देखिए जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, राइट, वो सेल को क्रॉस कर जाते हैं। स्टीरॉयड जो है वो सेल को क्रॉस कर जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन उनके लिए परमेबल होती है। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो है उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट पेज में एक डायग्राम दिया हुआ है स्टीरॉयड हार्मोन का और प्रोटीन हार्मोन का, आप देखिएगा ध्यान से। तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं रिसेप्टर्स, एंड प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, राइट। वेयर प्रोटीन बाइंड हॉर्मोन्स बाइंड विद सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। प्रोटीन हार्मोन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन न्यूक्लियस में जाके बाइंड करते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए इसमें, तो आंसर करेक्ट आएगा आपका थर्ड। पहले में इंट्रा न्यूक्लियर, दूसरे में प्रोटीन और तीसरे फिल इन द ब्लैंक में सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 143 का। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, एट सर्टेन रीजन द फेलोजन, फेलोजन को आप कोर कैम्बियम भी कहते हैं, कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड। कोर कैम्बियम आउटर साइड में कुछ सेल्स को कट करता है, इज दैट क्लियर? पैरेन्काइमेटस सेल्स को कट करता है, राइट। इन सेल्स को आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। क्या कहते हैं आप इन सेल को? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये क्वेश्चन जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है, राइट। आप ध्यान से पढ़िएगा, राइट। कोर कैम्बियम वाला एक टॉपिक दिया हुआ वहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स को कट करते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, कोर कैम्बियम के बाहर होती है, आउटसाइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, करेक्ट अबाउट द टिफ्लोसोलर रीजन ऑफ अर्थवर्म इज। आपको टिफ्लोसोलर रीजन ऑफ अर्थवर्म को करेक्ट करना है, ठीक है। टिफ्लोसोल क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। टिफ्लोसोल जो होते हैं इंटेस्टिनल फोल्ड होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे इसने पूछा करेक्ट अबाउट टिफ्लोसोलर रीजन ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म में टिफ्लोसोलर रीजन कौन सा होता है? तो टिफ्लोसोलर रीजन इज फाउंड इन दी
मोस्ट ऑफ द सेगमेंट, हाँ मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स में टिफ्लोसोलर रीजन पाया जाता है। अर्थो क्वेश्चन नंबर 145 का ये ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट कि जो टिफ्लोसोलर रीजन है वो फाउंड इन मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, विसरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम। देखिए इसने बोला है कि यहाँ पे विसरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम। इम्पल्स ट्रैवल होते हैं यहाँ पे विसरल नर्वस सिस्टम में सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स, यानी कि इनवॉलंटरी ऑर्गन, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। तो ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन में ट्रांसमिट होते हैं इन केस ऑफ विसरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन ए की इज कॉल्ड कपलेट। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, की में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर होते हैं उनको कपलेट कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? कपलेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग ऑन लैंड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है फ्रॉग में? तो फ्रॉग में तीनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, स्किन भी, बक्कल कैविटी भी और लंग्स भी। सो आंसर 4 विल बी करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 148 के बारे में है ये। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो निसल ग्रैन्यूल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये RER ऑफ न्यूरॉन्स होगा, यानी कि 149 में ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर A, B, C एंड D। तो A देखिए, A में आएगा फैट ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, तो A में फैट आएगा। B देखिए, B में आएगा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड में। C देखिए, C में आएगा यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के पास बाद आता है 3-PGL। ये NCERT का एज इट इज आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, तो आप इस डायग्राम को देखना, NCERT में दिया हुआ है। तो C में आएगा 3-PGL, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, ठीक है। पायरुविक एसिड, उसके बाद D ऑप्शन में आएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। D ऑप्शन में क्या आएगा? एसिटाइल कोएंजाइम A। दिस इज कंप्लीट, ये एज इट इज आपको NCERT का डायग्राम दिया है रेस्पिरेशन इन प्लांट का, ठीक है। तो ये सेम है, एज इट इज है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, द एम्फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन कोरस्पॉन्ड टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, इसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, एंड यूजुअली एंड विद द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दो ऑप्शन, एक A दिया है, दूसरा B दिया है। तो A में आएगा कैरियोकाइनेसिस और B में आएगा साइटोकाइनेसिस। 151 का जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, 152 भी NCERT का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कॉलम फर्स्ट देखिए, कॉलम फर्स्ट में यहाँ पे आपको एग्जाम दिया हुआ है, टर्निप दिया हुआ है जी, और टर्निप में ये जो रूट होगी नेपीफॉर्म होगी, मैच कीजिएगा इसको। दूसरा दिया है आपको कोलोकेसिया दिया है, कोलोकेसिया में जो है कॉर्म होता है, और कॉर्म है, इसके अलावा ये क्या काम करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है, तो इसको मैच कीजिए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन में आपको जो दिया है, ये क्या दिया है? थर्ड ऑप्शन में कुकुम्बर का प्लांट दिया है ये, और कुकुम्बर में क्या होता है? ये थर्ड ऑप्शन को मैच कीजिए भाई, किससे मैच करेंगे आप थर्ड ऑप्शन में? यानी कि कुकुम्बर में आपका आएगा यहाँ पे कौन सा रूट होता है? स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं कुकुम्बर में, ठीक है, और स्टेम टेंड्रिल्स जो है हेल्प इन क्लाइंबिंग, यानी कि इसको मैच कीजिए। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ये आपको बेनियन ट्री दिया है, ठीक है, और बेनियन ट्री में प्रोप रूट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बेनियन ट्री को। तो ये सारे अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन 4 विल बी दी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ द ब्रेन विच इज स्टिमुलेटेड बाय। देखिए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में होता है, और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये स्टिमुलेटेड होता है बाय हायर CO2 एंड हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है स्टिमुलेट होता है, वो एक्टिवेट होता है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 दिया है कि हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ द complete oxidation of one molecule of glucose, right? CO2 and water yields 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the higher energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie, ठीक है। ये पूछा इसने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मैक्सिमम कितनी ATP बनती है अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर 686 किलो कैलोरी बनाता है, राइट।
इज दैट क्लियर? और एक एटीपी 12 किलो कैलोरी निकालता है, तो 686 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 57 आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर? 57। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, द फिगर बिलो शो 3 phases of mitosis, select the option giving correct identification together with the correct events, राइट? तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सी, दिया है टेलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। बाकी जो नीचे वाली तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर फर्स्ट आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच है? मुलेटी फैबेसी में आता है, ये सही है। ग्लोरियोसा लिलियसी में आता है, ये भी सही है। एट्रोपा सोलेनेसी में आता है, ये भी सही है। लेकिन जो 156 का फोर्थ है एलोए, राइट? तो जो एलोए है वो किस में आता है? वो एलोए जो आता है वो लिलियसी में आता है, ब्रेसिकेसी में नहीं आता, तो मेक इट करेक्ट। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ इज, क्वेश्चन नंबर 156 का ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीसोसोम। मीसोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, आर यू गेटिंग और नोट? और इनका काम क्या होता है? ये डीएनए रेप्लिकेशन भी हेल्प करते हैं, साथ के साथ ये ऑक्सीसोम को स्टोर भी करते हैं। ये मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है मीसोसोम से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन देखिए, इट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज करेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना, ध्यान दीजिए। फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमेले, ये भी सही है, वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स और लेमेले की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत दी है, जरूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया में हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि मीसोसोम विल बी प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, राइट? सो थर्ड ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट, सो आंसर थर्ड विल बी right answer here in question number 157. Question number 158 देखिए, the absorption of iron minerals from the soil by roots by the active transport, right? ये मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 12 है 11th क्लास का। तो ये मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मिनरल और आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसने बोला है कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ग्रुप को आप स्पीसीज कहते हैं। एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर होते हैं वो इंटरब्रीडिंग करते हैं और फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर विल बी correct, what species will be the correct answer of this question, question number 159 में one option will be the right। question number 160 देखिए, cyclic photophosphorylation cannot sustain photosynthesis, क्यों sustain नहीं करता cyclic? the major reason of right कि cyclic जो phosphorylation है, the cyclic phosphorylation cannot sustain the photosynthesis because cyclic photophosphorylation में NADPH नहीं बनता है, and NADPH is required at the time of reduction process in C3 साइकिल में रिडक्शन स्टेज आती है, एक स्टेप आता है रिडक्शन, उसमें NADPH चाहिए ग्लूकोज को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक में NADPH नहीं बनता है इसलिए, और खाली ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है। तो NADPH नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस सस्टेन नहीं होगा भाई। तो इसमें आंसर जो आएगा आपका फोर्थ आएगा, ओनली ATP इज फॉर्म, NADPH इज नॉट फॉर्म, दिस इट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, लिम्फ वेसल ड्रेन देयर मटेरियल इनटू द सबक्लेवियन वेन। जितने भी लिम्फ वेसल्स होते हैं सब वो लिम्फ वेसल जो है अपना जो भी मटेरियल्स को ड्रेन करते हैं, किस में ड्रेन करते हैं? सब क्लेवियन वेन में ड्रेन करते हैं। तो 161 में थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, सिस्टमैटिक टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये तो NCERT का पहली चैप्टर का लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है, एज इट इज लाइन दिया है, ठीक है। सिस्टमैटिक टर्म्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, ये सिस्टमा से डिराइव्ड हुआ है। सिस्टमैटिक जो है लैटिन वर्ड होता है एक सिस्टमा, उससे डिराइव्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, विच फाइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। देखिए क्वेश्चन में फिगर देखिए, फिगर में जो है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 163 का साइमोस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, ए फीचर कॉमन इन गैमेटोफाइट ऑफ बोथ मोसिस एंड मैक्सिमम फंड्स इज व्हाट? ए फीचर कॉमन इन गैमेटोफाइट ऑफ बोथ मोसिस एंड मैक्सिमम फंड, मोसिस और फंड्स का क्या फीचर है, कॉमन फीचर क्या है, आपको ये बताना। मोसिस और फंड का क्या कॉमन फीचर है, खासकर उसके गैमेटोफाइट का? तो मोसिस और फंड्स दोनों ही ब्रायोफाइट्स में आते हैं और उनके गैमेटोफाइट्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 164 का 1 आंसर आएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बड़ा ही आसान सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, टू प्रोड्यूस वन फ्रुक्टोज दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्लूकोज, राइट? फ्रुक्टोज इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी आप कंसीडर कर सकते हैं। रेस्पेक्टिवली हाउ मेनी ATP, NADPH एंड CO2 विल बी रिक्वायर्ड। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो CO2 कितने हो गए? 6।
एटीपी कितने रिक्वायर्ड होंगे, एटीपी कितने रिक्वायर्ड होंगे। देखिए C4 प्लांट में जो C4 साइकिल है उसमें C3 और C4 दोनों ही पाथवे कॉमनली चलते हैं। तो C3 पाथवे में जो टोटल एटीपी है वो कितनी चाहिए होती है C3 पाथवे में, एटीपी 5। इज दैट क्लियर। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी C3 पाथवे में 3 एटीपी चाहिए होती है, राइट। मैं इसको आपको बोर्ड पे बता देता हूँ, एक बार ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे इसने C4 प्लांट की बात की है। देखिए C4 प्लांट में एक होता है C3 पाथवे। तो जो C3 पाथवे है, C4 प्लांट में C3 पाथवे कॉमन है, उसमें कितने एटीपी चाहिए होते हैं, एक C3 पाथवे में 3 एटीपी। ठीक, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और C4 पाथवे में एग्जैक्टली जो एटीपी चाहिए होते हैं वो 2 एटीपी चाहिए होते हैं, और यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 एटीपी हो गए। सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहा है, एक साइकिल में 5 एटीपी। ठीक है। NADPH कितने चाहिए होते हैं, NADPH सिर्फ C3 पाथवे में इन्वॉल्व होता है, और एक C3 पाथवे में, इन C3 पाथवे कितने NADPH चाहिए होते हैं, एक C3 पाथवे में जो NADH होंगे वो कितने होंगे भाई, एक C3 पाथवे में NADPH 2 होते हैं, 2 NADPH चाहिए, 2 NADPH विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे 2 NADPH चाहिए, 5 ATP चाहिए, राइट। लेकिन इसने एक साइकिल का नहीं पूछा है, इसने ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछा है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए 6 टर्न्स ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे C4 जो साइकिल होंगी उसके कितने टर्न्स रिक्वायर्ड होंगे, C4 साइकिल के 6 टर्न्स विल बी रिक्वायर्ड। तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 ATP हो गया, और 2 NADPH है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि एक साइकिल का बताया मैंने आपको, एक साइकिल में 5 ATP 2 NADPH 2, राइट। एग्जैक्टली 2 NADPH है और 5 ATP। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने की बात कर रहा है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 टर्न ऑफ साइकिल विल बी रिक्वायर्ड। अगर 6 टर्न ऑफ साइकिल विल बी रिक्वायर्ड, इट मींस यू विल मल्टीप्लाई बाय 6 एंड विल गेट द आंसर। तो ये 30 ATP, और ये यहाँ पे कितने आ गए, ये 12 ATP, 12 NADPH। तो 30 ATP 12 NADPH, और 6 टर्न ऑफ साइकिल में हाउ मेनी CO2 विल बी रिक्वायर्ड, 1 टर्न में 1 CO2 रिक्वायर्ड होता है। तो 6 टर्न साइकिल में टोटल CO2 कितने होंगे, CO2 रिक्वायर्ड कितने होंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड CO2 फॉर 1 ग्लूकोज, यानी कि 6 टर्न ऑफ साइकिल के लिए कितने CO2 चाहिए, 6 CO2 चाहिए। तो आंसर विल बी 30 ATP 6 NADPH2 एंड 6 CO2। इट विल बी द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 30 ATP चाहिए यहाँ पे, और भाई 30 ATP चाहिए, और क्या चाहिए, 12 NADPH एंड 6 what 6 CO2 will be required। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए अभी, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 165 में थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पायरोमीटर से आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को। ठीक है, तो 166 में थर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, मेन पिगमेंट फियोफाइसी इज, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी का जो मेन पिगमेंट होता है फिकोजेंथिन होता है। इज दैट क्लियर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्लांट किंगडम का। ठीक है, तो फिकोजेंथिन विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 167, यानी कि फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द 167 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन स्पंज। देखिए करेक्ट फ्लो ऑफ वाटर करंट इन स्पंज। देखिए मैं स्पंज का एक आपको वाटर कैनाल सिस्टम बता रहा हूँ यहाँ पे। ये स्पंज का वाटर कैनाल सिस्टम है। किसका है ये? स्पंज का वाटर कैनाल सिस्टम। दिस इज द वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। तो यहाँ पे मैंने ये वाटर कैनाल सिस्टम, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिया मैंने स्पंज का, और ये वाटर कैनाल सिस्टम है। ठीक है जी, दिस इज हाइपोथेटिकल डायग्राम। ये यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज हाइपोथेटिकल डायग्राम। दिस इज ऑस्टिया या ऑस्टियम। ये जो आप पोर देख रहे हैं जहां से पानी अंदर जाता है, इसको ऑस्टियम बोलते हैं। और ये जो अंदर कैविटी देख रहे हैं आप, इसको आप स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और ये जो ओपनिंग देख रहे हैं, इसको आप ऑस्क्यूलम बोलते हैं। तो वाटर का एग्जैक्ट फ्लो कैसे होता है? ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम। तो इन तीनों से। तो यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग आएगी, जो करेक्ट सीक्वेंसिंग होगी इस क्वेश्चन में आपकी 168 का ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑस्टिया, ऑस्टिया के बाद स्पॉन्जोसील। ऑस्टियम सिंगल को बोलते हैं, सिंगल पोर इज ऑस्टियम, और मल्टीपल पोर इज ऑस्टिया। तो ऑस्टिया से पानी स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर वहाँ से ऑस्क्यूलम में जाता है, और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, यानी कि आउटसाइड में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 168 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
168 का। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, सम आर द एग्जांपल्स गिवन बिलो, हाउ मेनी ऑफ देम हैव वैक्सिलरी एस्टिवेशन। आपको बताना है कि इसमें से वैक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन फैबेसी फैमिली में होती है। कौन सी फैमिली में होती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन? फैबेसी। एनसीईआरटी में मेंशन है फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जिसमें पी वगैरह का प्लांट भी आता है। इज दैट क्लियर? तो फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, और अगर फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है तो उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएंगे वो कौन कौन से आएंगे देखिए, ग्राम, अरहर, सोयाबीन, ल्यूपिन, मुलेठी। यानी कि यहाँ पे ये टोटल कितने 5 एग्जांपल्स हो गया। ग्राम, अरहर, सोयाबीन, ल्यूपिन एंड मुलेठी, ये 5 एग्जांपल फैबेसी में आते हैं जिनमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। सो 169 का 5 विल बी द करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में 5 दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टिश्यू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट टिश्यू के बारे में करेक्ट है? तो इसमें आप चारों स्टेटमेंट पढ़ना, फर्स्ट सेकंड विल बी इनकरेक्ट, फोर्थ भी इनकरेक्ट होगी, करेक्ट स्टेटमेंट नंबर थर्ड होगा, जिसमें दिया है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट। दिस इज करेक्ट, यानी कि वर्टेब्रेट एम्ब्रियो के जो कार्टिलेज हैं वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट के टाइम पे। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये जो बोन्स होती हैं ये कार्टिलेजनस होती हैं, राइट, और बाद में कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप पढ़ के देखना, बाकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से क्या होता है कि ये तो मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोमोलिक्यूल्स के ना। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स के मेजर कंपोनेंट है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो सिलिकॉन इज दी नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, A symptom of acute chest pain appears when no enough oxygen is reaching heart muscle. This is termed as, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज है, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर से रिलेटेड है। और ये जो सिम्टम्स इसने बोले हैं, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, राइट, और व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, जब इनफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाती है तो कौन से सिम्टम डेवलप होते हैं, मतलब एक्यूट चेस्ट पेन वाला सिम्टम डेवलप होता है। ये कंडीशन को आप एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, द मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड इंसर्ट ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। अपर पार्ट ऑफ डोर्सल रिब से ओरिजिन होती है और इंसर्ट होती है लोअर पार्ट ऑफ डोर्सल ऑफ वेंट्रल रिब, सॉरी, इसने बोला है डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब से ओरिजिनेट होती है, इंसर्ट होती है वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। लोअर रिब में इंसर्ट हो जाती है। इस मसल्स को आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है नॉर्मल इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, राइट, इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है रिब और स्टर्नम की मूवमेंट अपवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट होती है। रिब्स और स्टर्नम, जो रिब्स और स्टर्नम है दैट मूव अपवर्ड और आउटवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर रिब्स और क्या कहते हैं आपका स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव नहीं करेगा तो क्या होगा, आप इंस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए इंस्पायरेशन किया मैंने, तो मेरा जो रिब्स है और जो स्टर्नम है दैट मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड दैट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड दिस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है दिस ओरिजिनेट फ्रॉम डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड इंसर्ट ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 173 में नॉर्मल इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में दिया है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, 174 देखिए, सल्फा ड्रग्स और सल्फानिल एमाइड भी बोलते हैं इसको, किल बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड फ्रॉम पैबा। पैबा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, राइट। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन, इसे आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है ये, राइट। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। जो सल्फा ड्रग्स है वो फॉलिक एसिड नहीं बनने देता। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड बनता है जनरली बैक्टीरिया में, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया, राइट। लेकिन वो नहीं बन पाएगा फॉलिक एसिड तो क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इसको बनने से कौन रोकता है, सल्फर ड्रग्स को रोकता है। और इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, कंपिटिटिव इनहिबिटर जैसा रिलेशन है। तो आंसर जो आएगा यहाँ पे कंपिटिटिव इनहिबिटर आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 174 का थर्ड आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, इन फंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व पोलन ट्यूब। फंड्स में पोलन ट्यूब इन्वॉल्व नहीं होती है। फंड्स किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में, पोलन ट्यूब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, 175 का क्या होगा, पोलन ट्यूब यानी कि थर्ड ऑप्शन। 176 देखिए, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं दिए हुए हैं और इनको आपको मैच करना है कौन से प्लांट से है। तो आप ये सारे कैरेक्टर पढ़िए एक बार, आपको समझ आ जाएगा कौन से प्लांट से है। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है, सारे कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 176 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। एटीपेज एंजाइम को
मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो चाहिए वो कहाँ होता है, वो मायोसिन में होता है। इसको इसलिए मायोसिन एटीपेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोसिन एटीपेज भी कहा जाता है। और ये एटीपेज जो एंजाइम है वो मायोसिन के हेड के साथ अटैच होता है। किसके साथ? हेड के साथ अटैच होता है, मायोसिन के हेड के साथ। तो 177 का 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रॉन्गली मैच्ड पेयर। जो पेयर है वो रॉन्गली मैच है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसमें पहला देखिए, ट्यूबर है पोटैटो में, सही है, ये बिल्कुल सही दिया है। लीफ बर्ड्स है बनाना में, ये गलत है। लीफ बर्ड्स पोटैटो में होती है, एग्जैक्टली बनाना में नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी सब करेक्ट है। बल्ब भी लगाओ में होता है, ऑफसेट वाटर हाइसेंथ में होता है, एग्जैक्टली। तो 172 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड CO2। अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? अल्कोहल बनेगा और CO2 बनेगा, एग्जैक्टली। तो 179 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको ये 5 स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट पढ़िएगा आप। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया नॉट फॉर रेड एल्गी। याद रहे कि वो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के लिए ट्रू है, रेड एल्गी के लिए ट्रू नहीं है। साइनोबैक्टीरिया के लिए ट्रू है, रेड एल्गी के लिए ट्रू नहीं है। वो आपको स्टेटमेंट बतानी है कितनी स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन साइनोबैक्टीरिया में भी होता है और रेड एल्गी में भी होता है, तो दोनों के लिए ट्रू है, तो इसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने पूछा है सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फाइकोबिलिन साइनोबैक्टीरिया में भी है, रेड एल्गी में भी है, तो ये दोनों के लिए ट्रू है। तो यू विल नॉट सेलेक्ट दिस स्टेटमेंट बिकॉज this is already given in question. You have to select the statement which is only correct for cyanobacteria, which is only correct for cyanobacteria. So this is correct for both red algae as well as cyanobacteria. It means you will not consider this statement. ठीक है, याद रहे ये cyanobacteria में है लेकिन red algae में भी है, आपको सिर्फ cyanobacteria में ही है, वही निकालना है। तो this is you will not consider this statement. Statement number 2 देखिए, no motile stage, motile stage होती हैं, इसको आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर सिर्फ, हाँ ये राइट, दिस इज द एक्यूरेट, यानी कि ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया का ही करेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ हिट्रोसिस, ये भी साइनोबैक्टीरिया का ही करेक्टर है। फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोगोनिया एंड एकिनेट्स, ये भी साइनोबैक्टीरिया का ही करेक्टर है। तो जो लास्ट के 3 स्टेटमेंट दिए, प्रोकैरियोटिक सेल ये रेड एल्गी में नहीं होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। हिट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में होता है, रेड एल्गी में नहीं होता। हॉर्मोगोनिया एंड एकिनेट साइनोबैक्टीरिया में होता है, रेड एल्गी में नहीं होता है। तो ये सिर्फ कन्फाइंड टू द साइनोबैक्टीरिया। So though you have to decide only the statements which are only confined to cyanobacteria. So these last 3 statements are only confined to the cyanobacteria. It means 3 will be the right answer. यानी कि 180 का जो क्वेश्चन नंबर 180 है उसका जो राइट आंसर है, वो राइट ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? होप यू गॉट इट, होप यू क्लियर योर ऑल डाउट्स एंड योर ऑल 90 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपके 90 क्वेश्चन FST 16। इसके बाद मिलते हैं अगले FST में, राइट, उसके डिस्कशन के साथ विद ऑल 90 क्वेश्चंस। तो अब तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।